Gyan Sagar Educational Group presents eSchool. सुप्रभात बच्चों, हम इसके पहले बड़े भाई साहब पाठ में देख चुके हैं कि लेखक अपने और अपने बड़े भाई के विषय में सारी बातें बता चुके हैं। वो ये भी बता चुके हैं कि किस प्रकार पढ़ाई न करने पर बड़े भाई द्वारा उन्हें फटकारा जाता था और उनका मन जो है फिर भी खेल कूद में ही लगा करता था। अब आगे लेखक बताते हैं। वे कहते हैं कि उनके बड़े भाई उन्हें बताते हैं कि तुम ये मत सोचो कि मैं फेल हो गया हूँ। तुम ये सोचो कि तुम जब मेरी कक्षा में आओगे तो तुम्हारा क्या हश्र होगा, है ना, कि तुम्हारा क्या होगा। अलजेब्रा और ज्योमेट्री इतना कठिन है कि तुम्हें लोहे के चने चबाना पड़ेंगे। लोहे के चने चबाना यानी ये मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अत्यधिक मेहनत करना। ठीक है, वो कहते हैं कि जब तुम मेरी कक्षा में आ जाओगे तो तुम्हें अलजेब्रा और ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और इंग्लिश तान का इतिहास भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। वहाँ दर्जनों से विलियम्स और चार्ल्स हुए हैं, यानी कि वहाँ पर दर्जनों लोगों के नाम विलियम हैं और दर्जनों लोगों के नाम चार्ल्स हैं। ठीक है, और इसके आगे वो ये भी बोलते हैं कि 7-8 हेनरी हैं, है ना। और हेनरी जो है वो किस काल का है ये तुम्हें कुछ भी याद नहीं रह सकता। मतलब तुम्हें अंग्रेज़ों का इतिहास पढ़ना पड़ेगा जिसमें कि दर्जनों तो विलियम हैं, चार्ल्स हैं, हेनरी है, और वह कौन से समय पर था, कौन से किस काल में था, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। अब वे ज्योमेट्री के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि अगर आपने अ ब ज की जगह अ ज ब कर दिया तो जो सारे के सारे नंबर तुम्हारे कट जाएंगे। यानी कि जब आप कोई एंगल बनाते हो, है ना, कोण बनाते हो, तो उसको नाम दे देते हो आप। तो उन्होंने यहाँ पर हिंदी में नाम दिए अ ब और ज। मतलब कोण जो बीच में आता है उसका नाम दिया उन्होंने ब। वो कहते हैं उसकी जगह अगर आपने अ ज ब कर दिया तो आपके सारे नंबर कट जाएंगे। लेकिन ये व्यर्थ ही बच्चों को परेशान करना हुआ। ये बड़े भाई कह रहे हैं कि ये तो एक तरह से बच्चों को परेशान करना हुआ। और वे उदाहरण क्या दे रहे हैं कि दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी, बात तो एक ही है ना, परंतु इन पेपर जांचने वालों को कौन समझाए। ठीक है, इनको पुस्तक में जो लिखा है वही चाहिए, उसी के नंबर देंगे। बस जो पुस्तक में है वो रट डालो। इस तरह से इसी रटने की विधि का नाम इन लोगों ने शिक्षा रख छोड़ा है। यह सब बड़े भाई जो है वो व्यंग्यात्मक रूप से कहते हैं, यानी व्यंग करते हुए कहते हैं। अब भाई साहब भाषा की बात करते हैं कि उन्हें समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखने को दिया और साथ में ये कि 4 पेज यानी कि 4 पन्नों से कम का निबंध नहीं होना चाहिए। समय की पाबंदी अच्छी बात है, इस पर 4 पेज लिखना बहुत बड़ी बात है। संक्षेप में 4 पेज संक्षेप नहीं होता है। अब वो कहते हैं कि संक्षेप में 4 पेज संक्षेप में ये क्या कम है ना। इस तरह से तो शायद 100-200 पन्ने लिखवाते अगर उनका बस चलता तो। इतनी सी बात अध्यापकों के समझ के बाहर है, परंतु कुछ कहो तो वे अध्यापक हैं ऐसा कहकर हमें जताते हैं। ठीक है, कि हम अध्यापक हैं, हम तुमसे ज़्यादा समझदार हैं, इसलिए तुम चुप रहो। बड़े भाई कहते हैं कि तुम मेरी कक्षा में आओगे तो तुम्हें ये सारे पापड़ बेलना पड़ेंगे। पापड़ बेलना यानी कि काफ़ी मुसीबत सहन करना, तब तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम होगा। यानी कि तुम्हें तब जाकर बड़ी कक्षाओं की कठिनाइयों का ज्ञान
होगा कि जैसे जैसे कक्षाएं बड़ी होती जाती है कठिनाइयाँ बढ़ती जाती हैं। तुम इतनी छोटी कक्षा में अव्वल आ गए हो तो इतना उड़ रहे हो, इसलिए वो कहते हैं कि मेरा कहना मान लो। मैं लाख फेल हो गया हूँ किंतु तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, है ना। मुझे तुमसे संसार का ज़्यादा अनुभव है। मैं जो कुछ भी कहता हूँ अपनी गिरह में बांध लो। गिरह बांध लो यानी कि गांठ बांध लो। मैं जो कुछ भी बात तुमसे कह रहा हूँ ना उसको बिल्कुल गांठ बांध लो, नहीं तो तुम पछताओगे। इस तरह यदि तुम सिर्फ खेल कूद में ही आगे की बड़ी कक्षाओं में भी मन लगाते रहे तो तुम जीवन भर बहुत पछताओगे। अब लेखक आगे बताते हैं कि अच्छा हुआ स्कूल जाने का समय हो रहा था, नहीं तो ईश्वर जाने और कितने उपदेश बड़े भाई साहब से सुनने को मिलते। वे ये भी कहते हैं कि इतना सुनने के बाद उन्हें आज जो भोजन है बड़ा ही बेस्वाद लग रहा था। वे सोचते हैं कि पास होने पर इतना मुझे तिरस्कार और इतनी डांट सहन करनी पड़ रही है, तो फेल हो जाता तो मेरा पता नहीं क्या हश्र होता। शायद भाई साहब तो मेरे प्राण ही ले लेते। वे कहते हैं कि भाई साहब ने अपनी कक्षा की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींच दिया था, है ना, उसने मुझे अंदर तक डरा दिया था। ऐसा लगा कि स्कूल छोड़कर भाग जाऊं, परंतु अभी भी ये सच्चाई थी कि इतना सुनने पर भी, इतना कुछ बड़े भाई साहब के द्वारा सुनाने पर और मेरे सुनने पर भी मेरी अरुचि जो है वो पुस्तकों में ज्यों की त्यों बनी रही। मुझे पढ़ना अभी भी नहीं अच्छा लगता था। मैं खेल कूद का कोई भी अवसर जो है वो अपने हाथ से निकलने नहीं देता था। पढ़ता था परंतु बहुत ही कम पढ़ता था। बस इतना कि जो विद्यालय में टास्क मिला है, जो विद्यालय में का कार्य मिला है, बस वह पूरा हो जाए ताकि कक्षा में उन्हें डांट ना खानी पड़े। बड़े भाई की बातें सुनकर अपने ऊपर पास होने पर उन्हें जो विश्वास था जागा था, है ना, उनको अपने आप पर जो विश्वास जागा था कि मैं पास हो गया हूँ, वह फिर से लुप्त हो गया। लुप्त यानी कि गायब हो गया। वो फिर से चोरों का सा जीवन व्यतीत करने लगे, यानी कि उन्हें फिर से डर सताने लगा। परंतु हम सभी जानते हैं कि उनका डर जो है वो सिर्फ थोड़े समय के लिए ही रहता था। वो फिर से खेल कूद की तरफ आकर्षित हो जाते थे। अब क्या हुआ कि फिर से वार्षिक परीक्षा हुई। अब लेखक बताते हैं कि वो फिर पास हो गए और भाई साहब फिर से फेल हो गए। अब वो कहते हैं कि उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की थी, परंतु फिर भी वे अव्वल आ गए, यानी कि कक्षा में फिर से प्रथम आ गए। उन्हें खुद इस बात पर आश्चर्य हो रहा था, परंतु वो ये भी बताते हैं कि उनके भाई ने प्राणांत तक पढ़ाई की थी, यानी कि प्राण लेने वाले अंत तक, मतलब बिल्कुल अपनी पूरी जी जान से मेहनत की थी और अपनी पढ़ाई की थी। कोर्स का एक एक शब्द रट डाला था उन्होंने, बहुत मेहनत की थी उन्होंने। अब उनका चेहरा फिर उतर गया क्योंकि वो फिर से फेल हो गए थे। मुझे लेखक बताते हैं कि मुझे उन पर अब दया आ रही थी। जब उन्हें नतीजा यानी कि रिज़ल्ट सुनाया गया तो वे बेचारे रो पड़े। जब वे रोने लगे तो लेखक बताते हैं कि मुझे भी रोना आने लगा। अब लेखक ये भी बताते हैं कि उनको उनके पास होने की खुशी अब आधी हो गई थी। वो कहते हैं कि यदि वे भी फेल हो जाते तो भाई साहब को शायद इतना दुख ना होता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब वे ये भी बताते हैं कि उनके और उनके भाई के बीच केवल एक दर्जा यानी कि सिर्फ एक क्लास का अंतर रह गया। लेखक यहाँ अपनी कुटिल भावना को जागृत होता हुआ देखकर सोचते हैं कि अगर भाई साहब एक साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर की कक्षा में आ जाऊंगा। फिर वो मुझे किस प्रकार डांट पाएंगे। परंतु तुरंत ही थोड़ी देर में उन्होंने ऐसे विचारों को अपने हृदय से बाहर निकालकर फेंक दिया, क्योंकि आखिर वो थे तो उनके बड़े भाई।
अब वो आगे कहते हैं कि वे फिर सोचते हैं कि आज तक उन्होंने जो मुझे डांटा है वो शायद मेरे भले के लिए ही डांटा है। शायद उनके उपदेशों के कारण ही मैं अब तक पास हो पाया हूँ, वो भी इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब बहुत कुछ लेखक के प्रति नरम पड़ गए थे। कई अवसरों पर जब उन्हें डांटना था तो वे उन्हें डांटते नहीं थे। जब उनका डांटना कम हुआ तो लेखक बताते हैं कि उनकी स्वतंत्रता और बढ़ गई। ठीक है, जब वो भाई साहब उनके डांटते थे तो वो थोड़ा उनके डर के कारण पढ़ लिया करते थे, परंतु जैसे ही बड़े भाई साहब नम्र व्यवहार रखने लगे उनके प्रति तो वो बिल्कुल ही लेखक स्वतंत्र हो गए और लेखक अपने भाई की सहिष्णुता यानी कि सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाने लगे। और लेखक ये भी बता रहे हैं कि उन्हें अब ऐसा लगने लगा कि वो पढ़ें या ना पढ़ें, पास तो हो ही जाएंगे। मेरी जो तकदीर है वो बहुत बलवान है, यानी कि मेरा भाग्य जो है वो बहुत प्रबल है। मैं चाहे पढ़ूं या ना पढ़ूं, पास तो हो ही जाऊंगा। भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत वो पढ़ लिया करते थे, अब वह भी उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया। अब लेखक को एक नया शौक़ और लग गया, कनकव्वे उड़ाने का। कनकव्वा यानी कि पतंग। ठीक है, इसका इन्होंने अपने अंदर एक नया शौक़ पाल लिया था। एक तरह से अब लेखक की नज़रों में भाई साहब का लिहाज व सम्मान थोड़ा कम हो गया था।